Welcome friends, myself Niaz Hassan Kazmi, lecturer इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। आज हम लोग माइक्रोवेव एंड रडार इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का टॉपिक रडार सिस्टम डिस्कस करेंगे। इसको हम 2 लेक्चर में डिस्कस करेंगे और पहले लेक्चर में हम लोग जो है रडार सिस्टम का क्या क्या जो है वो कंटेंट हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि रडार सिस्टम होता क्या है और उसकी हिस्ट्री क्या है। उसके बारे में बताएंगे पहला रडार सिस्टम कब आया, क्यों ज़रूरत पड़ी और अब हमारे पास एडवांसमेंट में और कौन कौन से रडार आए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हम वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या वर्किंग प्रिंसिपल है रडार सिस्टम जो वर्क करता है, क्योंकि हम इसको एक ब्लॉक डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे कि डिफरेंट ब्लॉक्स कैसे साथ में मिल कर करके वो अपना काम करते हैं और रडार सिस्टम वर्क करता है। फिर हम उसके बाद डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ रडार्स, जिसमें हम बताएंगे कि कितने टाइप के रडार अवेलेबल हैं। ब्रॉड केस में हमारे पास 2 रडार जो है वो अवेलेबल हैं, जिसमें हम जो है उसमें से कौन सा हम लोग यूज़ करेंगे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टिपिकल ब्लॉक डायग्राम ऑफ रडार, जिसमें हम बताएंगे कि अलग अलग ब्लॉक ट्रांसमीटर, रिसीवर और डिफरेंट ब्लॉक्स कैसे एक साथ में मिल करके हमारा रडार सिस्टम वर्क करता है और उसमें हम कौन सा सिस्टम इम्पॉर्टेंट है और कैसे वर्क करता है, दोनों टाइप्स में उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद ये रडार सिस्टम कहाँ कहाँ पे हमारा यूज़ होता है, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको नाम से पता है कि रडार का मतलब है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो मीन्स वी आर यूजिंग द रेडियो फ्रिक्वेंसी, रेडियो वेव्स। अब ये जो हमारा रेडियो वेव्स हैं उसकी फ्रिक्वेंसी हमारी हाई फ्रिक्वेंसी होती है, जिसमें वेरी हाई फ्रिक्वेंसी से लेकर करके माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी के डिफरेंट बैंड्स यूज़ किए जाते हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल के लिए। और चूँकि रडार का काम है कि हम टारगेट को एक फार डिस्टेंस पर टारगेट को हम उसको जो है वो डिटेक्ट करते हैं और ये पता करते हैं कि वो जो टारगेट मूविंग टारगेट है वो कितना रेंज है, कितने डिस्टेंस पे है, और उसके बहुत सारे पैरामीटर्स और भी हम कैलकुलेट करते हैं रडार सिस्टम से। लेकिन मेनली जो है वो हम टारगेट को हमें डिटेक्ट करना और उसका रेंज पता करना, दैट इज़ द मेन वर्क ऑफ द रडार सिस्टम। अब हम बात करें कि इसमें थ्योरी कौन सी काम करती है। चूँकि वेव प्रोपोगेशन जो थ्योरी है वो सारी जो हम लोग रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग ये हम लोग यूज़ करते हैं। बेसिकली वही वेव प्रोपोगेशन की जो थ्योरी है वही यहाँ पे भी काम करता है, क्योंकि जो सिग्नल ट्रांसमिट होता है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। तो उसमें रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग ये थ्योरी हमारी काम करती है। और चूँकि हमको पता है कि हम इसमें हाई फ्रिक्वेंसी का सिग्नल यूज़ करते हैं, चूँकि हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल यूज़ करने के हमारे क्या फ़ायदे हैं उसको बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं कि चूँकि हमारी जो ऑडियो सिग्नल है या वीडियो सिग्नल है ये सब हमारी लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है, और हमको अगर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन अगर अपने सिग्नल को ट्रांसमिट करना है तो लो फ्रिक्वेंसी को ट्रांसमिट करने के लिए हमें जो है वो कुछ डिफ़िकल्टी होती है। सबसे पहली तो ये है कि हमारा बैंडविड्थ चैनल का जो है वो कम मिलता है, क्योंकि लो फ्रिक्वेंसी हमारा जो है वो सिग्नल है, और जो एंटीना हाइट ट्रांसमिशन के लिए ज़रूरत पड़ती है वो हमारी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है उसको डिज़ाइन करने के लिए। और जो है वो हमारे पास जो है वो सिग्नल की रेंज भी कम हो जाती है, क्योंकि जब लो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल होगा तो फार डिस्टेंस पे हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए लॉन्गर कम्युनिकेशन के लिए हम लोग हायर फ्रिक्वेंसी सिग्नल को यूज़ करते हैं। जितना हाई फ्रिक्वेंसी हमारे सिग्नल का होगा उतने बेटर परफॉर्मेंस होगा। अब इससे हम लोग क्या क्या चीज़ें जो है निकाल सकते हैं कि जैसे हम रेंज, हाइट कितना है टारगेट का, और किस डायरेक्शन में आपका जो है वो है, नॉर्थ है कि ईस्ट है कि साउथ है, वो हमको डायरेक्शन पता चल जाता है। और फिर टारगेट का मोशन किस डायरेक्शन में है वो भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, और उसकी बॉडी की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है उसको भी मेज़र कर सकते हैं। अब हम बात करें कि चूँकि ये पहला जो रडार हमारा सिस्टम है वो कहाँ पे यूज़ हुआ था। चूँकि 1941 में
यूएसए ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारा पहला रडार सिस्टम यूज़ किया था। उस समय जो है वो एनिमीज़ के जो है वो टारगेट को डिटेक्ट करने के लिए, उनके जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता था। लेकिन टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस होती गई वैसे वैसे हम उसका यूज़ कई कॉमर्शियल हम पर्पज़ों में करने लगे, और आज जो नई टेक्नोलॉजी से हम उसका मैक्सिमम यूज़ रडार सिस्टम का हम सारे नेविगेशन और एविएशन में हम करते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम से जो है वो दिखाया गया है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रडार है, वो एंटीना दिखाया गया रडार, और ये क्या है जो है वो कंटिन्यूअस एक पल्सेस जो है ट्रांसमिट करता है एक पर्टिकुलर इंटरवल के पास। अगर एक सिग्नल हमारा यहाँ से रडार से ट्रांसमिट होता है और वो पहले टारगेट पे हिट होता है, फिर वो टारगेट से रिटर्न बैक सिग्नल हमारा इकोस के फॉर्म में आता है और फिर एंटीना में रिसीव होता है। तो मेन जो वर्क है वो सेम, चूँकि ट्रांसमीटर और रिसीवर हमारा बेस स्टेशन सेम जगह होता है, और वहाँ से हम पल्स के फॉर्म में सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं और फिर टारगेट पे जो है वो रिफ्लेक्ट होकर के फिर सिग्नल हमारा इकोस के फॉर्म में रिसीव होता है। तो उसके बाद फिर हम सिग्नल की प्रोसेसिंग करते हैं और उसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। ये वर्किंग प्रिंसिपल हम समझने के लिए एक ब्लॉक डायग्राम हमने एक दिखाया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है, और ये एक डुप्लेक्सर है जो कि ये ट्रांसमीटर और रिसीवर को एज एक ऑटोमेटिक स्विच की तरह वर्क करता है कि कब आप ये ट्रांसमीटर की तरह एंटीना काम करेगा, कब हमारा जो है वो रिसीवर की तरह एंटीना काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल एंटीना ट्रांसमीटर और रिसीवर के लिए यूज़ किया गया है। और फिर रिसीवर से हमारा एक डिस्प्ले यूनिट कनेक्ट होती है, जिसमें हमारा जो वो हमारा बॉडी है उसका डिस्प्ले होता है लोकेशन, और फिर ऑसिलेटर से हम जो कि हाई फ्रिक्वेंसी का कैरियर सिग्नल जनरेट करते हैं, और फिर हमारा जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो हमारा जो है हाई फ्रिक्वेंसी का सिग्नल बनता है। फिर उसके बाद हम डुप्लेक्सर के थ्रू, एंटीना के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं। यहाँ पे एंटीना आपको दिखाया गया है कि यहाँ पे जो ये हमारे पास ऑरेंज जो वेव्स हैं, दैट इज़ अ ट्रांसमिटेड रेडियो वेव्स, वो हमारा जो है वो ट्रांसमिट होकर करके वो टारगेट पे हिट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक प्लेन देखा है, प्लेन पे फिर हिट करने के बाद फिर वो हमारा रिफ्लेक्टेड रेडियो वेव्स जो ब्लू लाइन से हमने दिखाया है, फिर उसके बाद वो आकर के एंटीना पर रिसीव होता है। एंटीना से रिसीव होने के बाद अब जब तक कि ये सिग्नल, जब ये ट्रांसमिट होने के बाद तब तक वेट होगा अगले पल्स के लिए, जब तक हमारा सेकेंड ये वाला पल्स रिफ्लेक्ट होकर के रिसीव ना हो जाए। जैसे ये रिसीव होगा रिसीवर पे, उसके बाद फिर आपके पास डिस्प्ले पे इस बॉडी का एक जो है डायग्राम दिखा देगा कि हमारा जो है यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे हमारा और किस डायरेक्शन पे हमारा टारगेट है। अब जैसा हमने बताया कि आपको रेडियो वेव्स में हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल यूज़ करते हैं, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन ने जो स्टैंडर्ड जो है हमारे बैंड्स फ्रिक्वेंसी के बताए हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि हाई फ्रिक्वेंसी 3 से 30 मेगाहर्ट्ज़, VHF दैट इज़ वेरी हाई फ्रिक्वेंसी 30 to 300 मेगाहर्ट्ज़, UHF अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी दैट इज़ 300 to 1 मेगाहर्ट्ज़ या 1 गीगाहर्ट्ज़। उसके बाद फिर हमारी माइक्रोवेव बैंड्स स्टार्ट होती हैं जो LS, CX, KU, K एंड KA, इनकी अलग अलग फ्रिक्वेंसी रेंज आपके पास दिखाई दी है। अब इसी फ्रिक्वेंसी में चूँकि हमने बताया कि हम हाई फ्रिक्वेंसी रेंज जो है वो रेडियो वेव्स में यूज़ करते हैं, तो ये जो हाई फ्रिक्वेंसी है दैट इज़ इन फ्रॉम द 100 ऑफ मेगाहर्ट्ज़ टू 40 गीगाहर्ट्ज़। अब इसमें हमारा यहाँ पे दिखाया गया कि स्पेसिफिक जो रडार सिस्टम डिज़ाइन किया गया है वो क्या पर्टिकुलर रेंज हमारी फ्रिक्वेंसी की ली गई है, किस बैंड से, वो दिखाया गया है। इस टिपिकल जो हमारी ये बैंड है रडार सिस्टम की, उसी के हिसाब से हम रडार सिस्टम अपना डिज़ाइन करते हैं। अब चूँकि यहाँ पे जो दिखाया गया है, तो ये जितना हाई फ्रिक्वेंसी का हमारा सिग्नल होगा उतने हमारी हाई जो है एप्लीकेशंस में यूज़ होगा, जैसे कि मिलिट्री पर्पसेस के लिए। लेकिन अगर हमको लो अगर किसी जो है एप्लीकेशन में यूज़ करना है, उसमें हम लोग जैसे ट्रैफिक को आपको जो है वो कंट्रोल करना है, उसके स्पीड को कंट्रोल करना है, तो यू कैन यूज़ द लोअर फ्रिक्वेंसी। जितना हाई फ्रिक्वेंसी का यूज़ करेंगे उतना इंस्ट्रूमेंट आपको सोफिस्टिकेटेड और कॉस्टली पड़ेगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि कितने टाइप्स के रडार हमारे पास अवेलेबल हैं। बेसिकली 2 टाइप के हम रडार होते हैं। एक है कंटिन्यूअस रडार जिसको हम बाईस्टैटिक रडार भी बोलते हैं, और दूसरा है पल्स रडार, मोनोस्टैटिक जिसको बोलते हैं। अब जो इसमें पल्स रडार है वो मेनली हम लोग यूज़ करते हैं। कंटिन्यूअस रडार जो है, इसमें नाम से पता चल रहा है कि कंटिन्यूअस सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट होता है, और पल्स रडार में हमारा पल्स सिग्नल ट्रांसमिट होता है। अब यहाँ पे इसको बाईस्टैटिक और मोनोस्टैटिक क्यों बोला गया है,
क्योंकि बाईस्टैटिक का मतलब है कि यहाँ पे ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट होते हैं और दोनों के एंटीना भी अलग अलग होते हैं। ट्रांसमीटर का ट्रांसमिटिंग एंटीना अलग होगा और रिसीवर का रिसीविंग एंटीना अलग होगा, इसीलिए हम इसको बाईस्टैटिक रडार बोलते हैं। पल्स रडार, चूँकि इसको मोनोस्टैटिक बोलते हैं, इसमें ट्रांसमीटर रिसीवर तो अलग अलग होगा इंडिपेंडेंट, लेकिन उनका एंटीना जो है वो कॉमन होगा। तो इसीलिए सिंगल एंटीना ही एज ए ट्रांसमिटिंग एंटीना और रिसीविंग एंटीना के लिए वर्क करेगा, इसीलिए इसको हम बाई मोनोस्टैटिक जो है वो रडार बोलते हैं। अब यहाँ पे आप ब्लॉक डायग्राम से देख सकते हैं कि कंटिन्यूअस दैट इज़ बाई स्टैटिक रडार, जिसमें आप देख सकते हैं कि ट्रांसमीटर और रिसीवर ये दोनों अलग अलग ब्लॉक होते हैं। इस ट्रांसमीटर का एंटीना अलग है, ट्रांसमिटिंग एंटीना, और रिसीवर का रिसीविंग एंटीना अलग है। उसके बाद जब ट्रांसमीटर हमारा सिग्नल इस एंटीना के थ्रू ट्रांसमिट करेगा, बॉडी से जो है वो टारगेट से हिट होने के बाद आपका रिफ्लेक्ट सिग्नल फिर इस रिसीवर वाले एंटीना पे रिसीव होगा, उसके बाद फिर हमारा डिस्प्ले पे जो है वो करेगा। इसलिए हम इससे कंटिन्यूअस, हम चूँकि हमारे पास इंडिपेंडेंट जो है वो एंटीना है, इसलिए यहाँ पे कंटिन्यूअस सिग्नल आप ट्रांसमिट कर सकते हैं और फिर रिसीवर जो है वो कंटिन्यूअस रिसीव करता रहेगा सिग्नल। लेकिन पल्स रडार में क्या है कि हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर तो इंडिपेंडेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन उसका जो एंटीना है वो कॉमन होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि सिंगल एंटीना टाइम शेयर्ड बाय द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। टाइम शेयरिंग बेस पे हमारा ये एंटीना कभी ट्रांसमीटर की तरह काम करेगा, कभी रिसीविंग एंटीना की तरह काम करेगा। अब यहाँ पे पल्स जो है ट्रांसमीटर, देन रडार लिसन फॉर द रिटर्न। अब ये है कि जैसे यहाँ पे सिग्नल कंटिन्यूअस पल्सेस हमारी जो है वो ट्रांसमिट की जा रही हैं, वहाँ से हिट होने के बाद जब तक हमारा ये एंटीना पे रिसीव नहीं हो जाएगा, अगला पल्स हम नहीं जनरेट करेंगे। कहीं अगर अगला पल्स हमारा जनरेट हो जाता है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद और पहले वाला सिग्नल अगर हमें रिसीव नहीं हुआ है, तो दैट मीन्स हमारा वो कोलैप्स कर जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि सिग्नल हमारा रिसीव नहीं होगा। इसीलिए हम एक अनएम्बिगुअस जो है वो टाइम ड्यूरेशन के बाद ही हम ये मान के चलते हैं कि हमारा इसका मैक्सिमम रेंज हमारे सिग्नल का इतना ट्रेवल करेगा और हिट होने के बाद आने में इतना टाइम लगेगा। सेफर साइड हमें कितना टाइम के बाद नेक्स्ट पल्स ट्रांसमिट करना है, उस हिसाब से हम उसका जो है अनएम्बिगुअस टाइम सेट कर ले जाते हैं। अब हम जो है वो ब्लॉक डायग्राम से पूरे रडार सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको मैंने बताया कि पल्स रडार या मोनोस्टैटिक रडार जो है जनरली यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमने ब्लॉक डायग्राम जो टिपिकल बनाया है वो दैट इज़ अ मोनोस्टैटिक रडार का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रांसमीटर है, रिसीवर है। ये ट्रांसमीटर रिसीवर एक डुप्लेक्सर के थ्रू कनेक्ट है। डुप्लेक्सर एक जो है वो ऑटोमेटिक स्विच की तरह वर्क करता है कि जब ट्रांसमीटर हमारा सिग्नल ट्रांसमिट करेगा उस टाइम रिसीवर रिसीव नहीं करेगा सिग्नल को। दैट मीन्स वो आइडियल केस में रहेगा, वो वर्किंग में नहीं रहेगा। लेकिन जब अगर रिसीविंग वाले सिग्नल का है तो ट्रांसमीटर हमारा फिर वो वेट करेगा। अब यहाँ पे चूँकि वेव फॉर्म जनरेटर, दैट मीन्स एक हम कैरियर वेव जनरेट करते हैं हाई फ्रिक्वेंसी का। उसके बाद फिर हमारा जो सिग्नल है वो ट्रांसमीटर में प्रोसेसिंग होने के बाद स्ट्रेंथिंग होती है सिग्नल। उसके बाद फिर हमारा डुप्लेक्सर के थ्रू एंटीना में आता है और एंटीना से हमारा जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है सिग्नल। इस एंटीना के थ्रू जितने भी सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं और रिसीव हो रहे हैं उसका हम स्कैन पैटर्न जनरेटर से हम उसका पैटर्न जो है वो उसका काउंट करते रहते हैं और उसको हम स्टोर करते रहते हैं कि किस पर्टिकुलर टाइम में हमने कौन सा सिग्नल ट्रांसमिट किया था और कौन सा सिग्नल रिसीव किया था। उसके बाद फिर जब हमारा सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट होकर के आपका चला जाता है, उसके बाद फिर सिग्नल हमारा रिफ्लेक्ट बैक होकर करके एंटीना पर रिसीव होता है। सेम एंटीना है चूँकि, तो यहाँ पे हमारे पास एंटीना पे रिसीव होगा सिग्नल। उसके बाद फिर रिसीवर में जाएगा। रिसीवर के बाद हमारा चूँकि जो सिग्नल हमारा ट्रांसमिट किया जाता है उसकी पावर ज़्यादा होती है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। अब जो हमारा रिफ्लेक्टेड बैक सिग्नल है वो हमारा वीक होता है। अब उसको हम पहले सिग्नल प्रोसेसिंग के थ्रू उसका जो है वो एम्पलीफाई करते हैं और बहुत सारे उसमें जो है नॉइस को जो है वो लॉसेस को जो है हम रिमूव करते हैं। उसके बाद सिग्नल से हम डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। डेटा का मतलब ये है कि हमारी क्या उससे पैरामीटर से क्या जो है वो रेंज हमको मिल रही है, उसका क्या एलिवेशन एंगल है, क्या उसका एजीमुथ एंगल है, क्या उसकी हाइट है, एल्टीट्यूड क्या है, वो सारी चीज़ें डेटा हम एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर डेटा प्रोसेसिंग के बाद वो हमारा डिस्प्ले यूनिट पे आपको दिखाने लगता है। यहाँ पे आपको डिफरेंट ब्लॉक से दिखाई पड़ रहा होगा कि अगर हमारे एंटीना के सराउंडिंग कहाँ कहाँ पे कौन सी बॉडी जो है
वो है, चूँकि ये जो रडार है वो चूँकि 360 डिग्री पर रोटेट करता रहता है, तो उसके सराउंडिंग में कहीं भी कोई ऑब्जेक्ट होगा उसको डिटेक्ट कर करके वो स्क्रीन पे शो करता रहेगा। अब यहाँ से आप देखते हैं कि एंटीना जो है ये हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ पैराबोलिक, जो कि डायरेक्टिव टाइप का एंटीना होता है। ये जो है वो हाई गेन का एंटीना होता है। हमने बताया कि डुप्लेक्सर इज़ नथिंग बट ए ऑटोमेटिक स्विच। और जब हमारा ट्रांसमीटर जो है वो साइलेंट रहेगा जब हमारे रिसीविंग पीरियड होगा, और जब रिसीव होगा तो ट्रांसमीटर जो है वो साइलेंट रहेगा। ट्रांसमिटिंग पल्स इज़ हाई पावर एंड शॉर्ट ड्यूरेशन। शॉर्ट ड्यूरेशन अभी मैंने दिखाया कि ये जो ट्रांसमिटिंग पल्स है ये शॉर्ट ड्यूरेशन का जो है हाई जो है वो पावर का होता है सिग्नल, और जो रिसीविंग है सेंसिटिविटी टू रिसीव वीक इको सिग्नल। अब यहाँ पे हमने आपको दिखाया है कि ट्रांसमिटिंग पल्सेस जो टाउ पीरियड का हमारा पल्स हमारा जनरेट हो रहा है और उसके बाद ट्रांसमीटर से जो है वो ट्रांसमिट हुआ। अब हम अगला सिग्नल तब पल्स ट्रांसमिट करेंगे जब तक कि हमारा पहले सिग्नल का इको जो है वो टारगेट से हिट होने के बाद रिसीव ना हो जाए। जितने पे टाइम पीरियड पे हमने अपना सिग्नल जनरेट किया था वो कितने टाइम पे हमारा सिग्नल रिसीव हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड टी डिले, कि कितना टाइम जाने में और आने में सिग्नल को लग रहा है उतना हमारे पास टाइम मिल गया। उसके बाद फिर हम इसीलिए ये इको हमारा यहाँ पे भी रिसीव हो सकता है, यहाँ पे भी रिसीव हो सकता है, तो हम मैक्सिमम हमारे सिग्नल की स्ट्रेंथ के हिसाब से हमको पता रहता है कि कितने ड्यूरेशन पे पल्स को हमको सेंड करना है, दैट इज़ कॉल्ड अनएम्बिगुअस रेंज। उसका सेकेंड हमारा जो रेंज होगा दैट इज़ R2, जो कि हम सेकेंड पल्स जनरेट करेंगे, फिर इको हमारा रिसीव होगा जो है वो इको 2। इस तरीके से हम ट्रांसमिटिंग पल्सेस ट्रांसमिट करते रहते हैं और रिसीव करते रहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो रडार सिस्टम हमारे पास दो टाइप के हैं, कंटिन्यूअस और पल्स रडार, जिसमें हम पल्स रडार को ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब पल्स रडार का जो है वो एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे फील्ड में है, क्योंकि आपको पता है कि ये रडार सिस्टम हमारा मैरीटाइम, एविएशन और लैंड नेविगेशन एड्स में यूज़ होता है। चूँकि एविएशन जो है वो, चूँकि हमें पता है कि जितने एयरक्राफ्ट, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो, चाहे वो हमारे एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट हों, चाहे वो फाइटर प्लेन्स हों, वो सारे जितने भी हमारे वो मूवमेंट होते हैं, उस मूवमेंट का रिकॉर्ड जो है वो टावर पे जो एटीसी करता है या जो कंट्रोलर करता है वो रडार के थ्रू रिसीव्ड सिग्नल से ही करता है। हाइट मेज़रमेंट रडार अल्टीमीटर हमें किसी का फ्लाइट का या किसी एयरक्राफ्ट का या किसी जो है वो फॉरेन जो है बॉडी का जो भी हमारा मूवमेंट हो रहा है एटमॉस्फेयर में, उसका अगर हमें हाइट पता करना हो तो हम हाइट पता कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग इन पुअर विजिबिलिटी, क्योंकि हमको पता है कि रडार इतना हाई सेंसिटिव हमारा जो है वो डिवाइसेस है कि अगर हमारी विजिबिलिटी पुअर भी है, दैट मीन्स अगर फॉग है, अगर हमारा जो है वो एटमॉस्फेयर अगर अच्छा नहीं है, वेदर अच्छा नहीं है, तब भी हमारा जो है वो एयरक्राफ्ट लैंड कर सकता है सेफली, और उसका हम एक एक लोकेशन कि कितने हाइट पे इस टाइम है, कितने हाइट पे हमारा वो फाइनल पे आएगा और कितने टाइम पे हमारा वो एयरक्राफ्ट लैंड कर जाएगा। पुअर विजिबिलिटी में भी हम रडार सिस्टम के थ्रू हम अपने एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर पाते हैं। स्पेस एप्लीकेशन प्लानिटरी ऑब्जर्वेशन में, अगर हमको प्लैनेट के बारे में अगर हमको जो है वो करना है तो उससे भी हमारे जो सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट होते हैं, वो भी हमारे रडार पे आ करके हम प्लैनेट के लोकेशन को उससे हम सारी चीज़ें, क्या उसका मोमेंट है, उसको भी हम जो है वो रडार सिस्टम से ऑब्ज़र्व कर पाते हैं। फिर रडार सिस्टम का जो है वो दैट इज़ डिटरमाइनिंग द स्पीड ऑफ मूविंग टारगेट्स। ये चूँकि हमारा जो है पुलिस रडार लॉ इन्फोर्समेंट एंड हाईवे सेफ्टी के लिए यूज़ होता है। अगर हाईवे पे आपने देखा होगा कि हमारे जब हाईवे बहुत जो है वो लॉन्ग हमारी हाईवे होती है, उसमें हमारी जो है व्हीकल्स बहुत फास्ट चलती हैं, तो फॉरेन कंट्रीज़ में भी हमारे यहाँ भी आपको अलग अलग ट्रैक अलग अलग स्पीड के लिए बनाया गया है। अगर कोई भी जो है व्हीकल उस रूल को तोड़ता है तो वो रडार से हमारा जो है वो कैचअप हो जाता है। फिर वो रडार से हमें मिल जाता है कि वो कौन सा व्हीकल ने ये रूल्स को ब्रेक किया है, तो इसलिए हम उसके जो है वो पुलिस जो है वो उसको डिटेक्ट करती है कि कौन सा व्हीकल हमारा सिग्नल को तोड़ के गया है या बहुत हाई स्पीड में जा रहा है, उसको भी हम डिटेक्ट कर लेते हैं। रिमोट सेंसिंग एंड वेदर मॉनिटरिंग, जो हमारे जितना भी हमारा जो है मौसम विभाग है वो उसमें वेदर की फोरकास्टिंग आपको जो है करनी होती है। उसमें आपको ये पता लगता है कि कितने दिन के बाद का क्या मौसम आएगा, फिर उसके 24 4 आवर्स का आपको
जो है वो फोरकास्टिंग आपको मिल जाती है। तो इस तरीके से हम मौसम की जितनी भी जानकारी है वो भी हम रडार सिस्टम के थ्रू ही कलेक्ट करते हैं और फिर उसकी फोरकास्टिंग करते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल, दैट इज़ ATC, एयरक्राफ्ट सेफ्टी। चूँकि मैंने बताया कि हमारे पास जो चाहे वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट हो चाहे वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, जितने भी फ़्लाइट का मोमेंट है, चाहे वो ओवरफ्लाइंग मीन्स मतलब सिर्फ ऊपर से आपके जो है वो एयरपोर्ट पे लैंड नहीं करना है, ना उसको टेक ऑफ करना है, उसको सिर्फ ओवरफ्लाइंग करना है, आपके सिर्फ रेंज से गुजरना है। उन सारी फ़्लाइट का जो मोमेंट है वो हम रडार के थ्रू उसको देखते रहते हैं और उस पर ब्लिंक करता रहता है कि उस एयरक्राफ्ट का मूवमेंट कहाँ पे, कितनी दूर पे, कितना डिस्टेंस है। चूँकि हमको दो एयरक्राफ्ट के बीच का सेपरेशन भी मेंटेन करना है। अगर वो सेपरेशन मेंटेन नहीं कर रहा है या कोई दो एयरक्राफ्ट अपने हेड ऑन उसमें डायरेक्शन में आ रहा है, तो हम उसको पहले से हमें पता चल जाता है कि कौन सा एयरक्राफ्ट किधर मूवमेंट कर रहा है। तो इसलिए स्क्रीन पे आपको हर एयरक्राफ्ट का ब्लॉक मूवमेंट करते हुए दिखाई पड़ता है। तो इस तरीके से हम जो है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो टावर में बैठा होता है वो हमारे एयरक्राफ्ट के मूवमेंट को, चाहे वो टेक ऑफ करना हो चाहे लैंड करना हो, उसको सबकी कंट्रोलिंग करता है। वैसे ट्रैफिक सेफ्टी जो हमारी जो है वो ट्रैफिक की उसकी सेफ्टी को भी जो है वो हमारा कंट्रोल करता है। मेनली जो आपका यूज़ है वो आपको पता है कि रडार सिस्टम का मिलिट्री पर्पज़ में भी यूज़ होता है। और चूँकि हम लोग जितने भी लो फ्रिक्वेंसी जैसे सिग्नल्स हैं उनको हम लोग अपने जो है वो कमर्शियल यूज़ में करते हैं, लेकिन अगर मिलिट्री पर्पज़ में आपको यूज़ करना है तो आपको हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को ही यूज़ करना पड़ेगा। तो जो मिलिट्री में है उसमें हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी बैंड्स को, मतलब जो हमारे माइक्रोवेव बैंड्स के जो KU और KA बैंड है वो हम बैंड फ्रिक्वेंसी को यूज़ करते हैं मिलिट्री पर्पज़ के लिए। मिलिट्री में चूँकि आपको पता है कि हमको डिटेक्शन और रेंजिंग ऑफ टारगेट इन ऑल वेदर्स, सारे वेदर्स में हमको टारगेट का, चूँकि हमको टारगेट मिसाइल भी डालना होता है, हमको टारगेट के दुश्मनों को ये भी पता करना होता है कि कहाँ पे हमारा जो है वो व्हीकल है, तो उसको भी हमको उसी हिसाब से कंट्रोल करना पड़ता है। वीपन कंट्रोल, एमिंग गन्स और एट टारगेट। अगर हमको हमारे पास वीपन्स हम यूज़ कर रहे हैं तो वीपन से अगर हमें एक पर्टिकुलर टारगेट पे अगर हमको हिट करना है तो हम रडार के सिस्टम के थ्रू हम उसको पहले देख पाते हैं कि कहाँ पे हमारा टारगेट है और हम वीपन से उस पर एग्जैक्ट टारगेट पे जो है वो हम हिट कर पाते हैं, जिससे हमारा दुश्मन जो है वो ख़त्म हो जाता है या हमारा जो है जिसके एयरक्राफ्ट को आपको जो है हिट करना है वो आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद अर्ली वार्निंग ऑन अप्रोचिंग एयरक्राफ्ट ऑन शिप। जब हमारे चूँकि शिप पे हमारे एयरक्राफ्ट का मूवमेंट होता रहता है तो जो एयरक्राफ्ट का मूवमेंट है उसका भी हमारे पास रडार सिस्टम वहाँ पे लगा रहता है। आप देखते रहते होंगे कि शिप पे भी एक एंटीना जो है वैसे रोटेट करता रहता है, दैट इज़ अ रडार एंटीना। वो हमारे एयरक्राफ्ट के लोकेशन को बताता है और उसको हम सेफली जो है एक बिल्कुल सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स के भी सारे जो है वो डेटा आपको पास पता रहता है और आप सेफली उसको लैंड करा पाते हैं और टेक ऑफ करा पाते हैं। डायरेक्ट गाइडेड मिसाइल्स, चूँकि हम मिसाइल्स में इसको यूज़ करते हैं कि हमें अगर पर्टिकुलर मिसाइल, चूँकि मिसाइल ऑलरेडी बहुत कॉस्टली जो है वो कंट्री डिज़ाइन करता है, और उसके बाद अगर हमको किसी एनिमीज़ के कंट्री में या कहीं पे हमको अगर किसी जो है वार में अगर यूज़ करना है तो हम ये चाहते हैं कि हमारा ये मिसाइल बिल्कुल अब हमारे टारगेट पे जा कर के वो हिट करे। तो रडार सिस्टम हमारे पहले जिस पे हिट करना है उसके लोकेशन को डिटेक्ट करता है और डिटेक्ट करने के बाद हम अपने मिसाइल्स को उसी हिसाब से अपनी रेंज को सेट करते हैं और हम गाइडेड मिसाइल को उस पर्टिकुलर टारगेट पे हिट कर पाते हैं थ्रू द रडार सिस्टम। सर्च सबमरीन एंड लैंड मासेस एंड बॉयज़, ये सब अगर सर्चिंग के लिए आपको, सेफ्टी के लिए आपको यूज़ करना है उसके लिए भी आप जो है वो हमारे रडार सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। दीज आर द रेफरेंसेस जो कि हमने इस रडार सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए हमने लिया है। आपको पता है कि रडार सिस्टम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन जो हम जनरली यूज़ करते थे वो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए अभी तक हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों अलग अलग होते थे। एक जगह से ट्रांसमिट करते थे सिग्नल को और एक जगह हमारा रिसीव होता था। लेकिन रडार सिस्टम एक ऐसा है जिसमें हमारा बेस स्टेशन पे ही ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है और हम अपने सिग्नल को, हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को रिसीव करते हैं और हम अपने टारगेट और अपने जो है वो उसको हम डिटेक्ट कर पाते हैं और उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में जहाँ पे हमको यूज़ करना है उसको हम यूज़ कर पाते हैं। और इस तरीके से हमने देखा कि हम रडार सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, कितने हमारे जो है उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और क्या एप्लीकेशन है।
अब हम इससे हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि उसका रडार इक्वेशन क्या है, कि जिससे हम उसका गेन कैसे पता करते हैं, उसका रेंज कैसे पता करते हैं, एक पर्टिकुलर अगर सिग्नल की स्ट्रेंथ अगर पावर होगी तो कितना मैक्सिमम रेंज हमारा वो कवर करेगा, उसको भी हम आगे रडार इक्वेशन से जो है वो हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। क्योंकि जब तक कि रडार इक्वेशन हमारे पास नहीं आएगी, पैरामीटर्स नहीं आएंगे कि कितना हमारा ट्रांसमीटर का गेन होना चाहिए, कितना हमारा जो है वो उसका एरिया होना चाहिए, कितना हमारा जो है रिसीविंग एंटीना का अपर्चर एरिया होना चाहिए, तो ये सारे जितने पैरामीटर्स हैं जब हमारे पास हमको मिल जाते हैं तभी हम एक रडार सिस्टम को डिज़ाइन कर पाते हैं। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो रडार इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके लिए थैंक यू वेरी मच।